हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर स्टडी ग्रुप। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को थंबनेल देखकर पता चल गया होगा कि आप लोगों को मैं आज क्या करवाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को साइंस का मॉडल पेपर करवाने वाली हूँ, मॉडल पेपर 1। फ्रेंड्स, इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वे सारे इम्पॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अच्छे से देखें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हर एक जो भी मैं वीडियो डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग बिना देर के हुए अपने क्वेश्चन को देखते हैं। अब फ्रेंड्स, आप लोग खुद से भी चेक कर सकते हैं कि आप लोग कितना क्वेश्चन सही कर पाते हैं, आपकी तैयारी है जो कैसी है, आप कितना खुद से बना पाते हैं और कितना नहीं बना पाते हैं। आपका तैयारी कैसा है, कितना तैयारी हो चुका है और कितना अभी आपको करना है, इससे आपको पता चल जाएगा। आप पहले मैं जो क्वेश्चन पढ़ूंगी तो उसका आंसर आप लोग खुद से देने का प्रयास कीजिएगा और देखिएगा कि आप लोग कितना। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो फ्रेंड्स, ये फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, तो आप लोगों को पता ही होगा। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो 2 नियम। फर्स्ट नियम में क्या होता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब होता है जो तीनों एक ही तल में होता है। और दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि कोण आई बराबर क्या होता है, कोण आर। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा है वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है। यह किरण, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए में कह रहा है कि अभिलंब की ओर झुकेगी, बी में कह रहा है कि अभिलंब से दूर हटेगी, सी में कह रहा है कि सीधी निकल जाएगी और डी में कह रहा है कि परावर्तित हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अभिलंब की ओर झुकेगी। और फ्रेंड्स, इसका रीजन भी जान लीजिए कि ये जब वायु से जल में प्रवेश करेगी तो अभिलंब की ओर क्यों झुकेगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग पहले जानते हैं कि जल का जो अपवर्तनांक होता है वो वायु के अपवर्तनांक से अधिक होता है। और इसका एक नियम है कि जब प्रकाश की किरणें कम अपवर्तनांक वाले माध्यम से अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब की ओर झुकती है, और जब वह अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम से कम अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर भागती है। तो चूंकि यहाँ पे वायु से वो जल में प्रवेश कर रही है और जल का अपवर्तनांक जो होता है वो वायु के अपवर्तनांक से अधिक होता है, तो इसलिए यह अभिलंब की ओर झुकेगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आप लोग समझ गए होंगे कि अभिलंब की ओर क्यों झुकेगी। तो फ्रेंड्स, अब लोग हम लोग क्वेश्चन तीसरा देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो अपसारी लेंस किसको कहा जाता है, अवतल लेंस को क्या कहा जाता है, अपसारी लेंस। और उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहा जाता है। तो यहाँ पे अपसारी पूछ रहा है तो अपसारी लेंस क्या हो जाएगा, अवतल लेंस। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो। नंबर 4 कह रहा है किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कह रहा है कि उत्तल लेंस के सामने हम किसी वस्तु को कहाँ पे रखें कि उस वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बने, तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक और उसके समान साइज का, यानी वस्तु के बराबर बने। तो वस्तु का वास्तविक और समान साइज के प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को हम लोगों को उत्तल लेंस के कहाँ पे रखना होगा, वक्रता केंद्र पर रखना होगा, यानी कि सी पे रखना होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र। देखिए कौन सा ऑप्शन में है, तो यहाँ पे देखिए डायरेक्टली वक्रता केंद्र ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, थोड़ा सा घुमाकर दिया हुआ है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी में क्या है कि लेंस के फोकस दूरी के दुगनी दूरी पर। तो लेंस के फोकस दूरी के दुगनी दूरी को ही क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहा जाता है। एक होता है फॉर्मूला जो आप लोग शायद जानते होंगे कि सी बराबर होता है क्या, 2f, यानी कि जो होती है वक्रता त्रिज्या जो होती आर बराबर होता है, यहाँ पे आर, सी तो वक्रता केंद्र हो गया, जो वक्रता त्रिज्या होती है वो क्या होती है, फोकस दूरी की दुगनी होती है। और फोकस दूरी की दुगनी दूरी यहाँ पे जहाँ से नापा जाता है उसी को कहते हैं क्या, वक्रता केंद्र, यानी कि फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर रखने से वस्तु का प्रतिबिंब कैसा, वास्तविक तथा समान साइज का बनेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट दिया हुआ था वक्रता केंद्र, तो वक्रता केंद्र हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा घुमा दिया है, यहाँ कह रहा है कि फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। कह रहा है मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह है।
क्या है कि मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसके किस भाग पे बनता है, तो दृष्टि पटल पे बनता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है किसी माध्यम अपवर्तनांक म्यू का मान होता है। तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान क्या होता है, तो इसका होता है साइन आई बटा साइन आर। तो साइन आई बटा साइन आर ऑप्शन ए में है, तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में है किसी लेंस के आवर्धन का एसआई मात्रक निम्नलिखित में से कौन है। तो फ्रेंड्स आवर्धन जो होता है वो मात्रक विहीन होता है, यानी कि उसका मात्रक नहीं होता है। इसमें ऑप्शन डी में है मात्रक विहीन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8 में है तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को प्रदर्शित करता है। तो तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण है जो तारे टिमटिमाते हैं। तो यहाँ पे कहाँ है, तो प्रकाश का अपवर्तन या वायुमंडलीय अपवर्तन। तो यहाँ पे वायुमंडलीय अपवर्तन नहीं दिया हुआ, प्रकाश का अपवर्तन दिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रकाश का अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर 9 किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है। तो किसी चालक का प्रतिरोध क्या क्या ऑप्शन देगा पहले देख लेते हैं। इसमें कह रहा है चालक की लंबाई पर, तो हाँ चालक की लंबाई पर भी उसका प्रतिरोध निर्भर करता है। चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, तो इस पर भी निर्भर करता है उसका प्रतिरोध किसी चालक का। चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, तो इस पर भी निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी पर। क्वेश्चन नंबर 10 करा निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, वाट होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए वाट, ऑप्शन ए वाट। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए निम्नलिखित में किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो अमीटर का। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीटर। अब वोल्ट मीटर से क्या विभवांतर मापा जाता है, यहाँ पे दोनों जगह वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर से क्या मापा जाता है विभवांतर। और गैल्वेनोमीटर से मापा जाता है कि किसी भी परिपथ में धारा प्रवाहित हो रहा है कि नहीं, तो उससे गैल्वेनोमीटर से उसको मापा चेक किया जाता है कि उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है या नहीं। अब विद्युत धारा को मापा जाता है अमीटर से, चेक किया जाता है गैल्वेनोमीटर से, और मापा जाता है किससे, अमीटर से। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो पहला क्या कर रहा है ऑप्शन ए में कि प्रतिरोध तथा गलनांक दोनों अधिक होता है, तो नहीं ये गलत है। प्रतिरोध कम तथा गलनांक अधिक होता है, ये भी गलत है। ऑप्शन सी में प्रतिरोध अधिक तथा गलनांक कम होता है, तो ये सही है। फ्यूज तार का जो प्रतिरोध होता है वो उच्च होता है और उसका गलनांक होता है जो कम होता है। क्वेश्चन नंबर 13 में निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है। तो इसमें से क्या चूज करना है कि चुंबकीय पदार्थ कौन नहीं है। तो लोहा तो है, लोहा भी चुंबकीय पदार्थ है, निकेल भी चुंबकीय पदार्थ है, पीतल है जो चुंबकीय पदार्थ नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोबाल्ट है भी जो चुंबकीय पदार्थ है। पीतल चुंबकीय पदार्थ नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14 में है किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है। तो इस क्या क्या ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए में कह रहा है कि 0 होता है, बी में कह रहा है इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, तो नहीं, इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, तो नहीं, सही बिंदुओं पर समान होता है, तो हाँ ए सही होगा। किसी भी धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है वो सभी जगह क्या होता है, समान होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह का खोज किसने किया। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह का खोज ओरस्टेड ने किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओरस्टेड। अब विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया, तो फैराडे ने किया। क्वेश्चन नंबर 16 निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। तो इसमें से है जो ग्रेफाइट हो जाएगा विद्युत का स्वचालक। और ग्रेफाइट क्या है, कार्बन का एक अपरूप है। हीरा भी कार्बन का अपरूप है, लेकिन हीरा है जो विद्युत का सुचालक नहीं है। ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी ये विद्युत का सुचालक है। क्वेश्चन नंबर 17 तैलीय कागज होता है। तो तैलीय कागज होता है जो कैसा होता है, पारभाषक। कैसा होता है, पारभाषक। क्वेश्चन नंबर 18
प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण है, जो सूर्योदय से कुछ मिनट पहले यानी कि 2 मिनट पूर्व ही दिखाई देने पड़ता है, और जब डूबने का वक्त आता है तो डूब जाता है, उसके 2 मिनट बाद तक दिखाई देने लगता है, और सूर्योदय के समय उगने से 2 मिनट पहले ही दिखाई देने लगता है। तो किसके कारण? तो वायुमंडलीय अपवर्तन या प्रकाश के अपवर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर 19 का, प्रकाश की 4 विभिन्न माध्यमों में ऑप्शन ए समान होती है, बी में भिन्न भिन्न होती है, और सी में है कि ए और बी दोनों सही है, और डी में है कि इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश की चाल होती है जो भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है, यानी कि कांच में उसका प्रकाश का वेग अलग होगा, वायु में प्रकाश का वेग अलग होगा, पानी में प्रकाश का वेग अलग होगा, यानी कि अलग अलग माध्यम में प्रकाश का वेग अलग अलग होता है। क्वेश्चन नंबर 20 का, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। तो वायु में प्रकाश की चाल और निर्वात में प्रकाश की चाल होते हैं जो दोनों बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है ये। इसमें निर्वात में भी इतना ही होता है, वायु में भी प्रकाश की चाल इतना ही होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समान। क्वेश्चन नंबर 21 में है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है। तो लेंस में 2 मुख्य फोकस होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2। क्वेश्चन नंबर 22 में है, विद्युत का अच्छा चालक है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए में है लकड़ी, बी में प्लास्टिक, सी में कार्बन और डी में है चांदी। तो इस विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या हो जाएगा? तो चांदी, क्योंकि ये मेटल है। ये सब है जो नॉन मेटल है। कार्बन है, तो यहाँ से कार्बन का सिर्फ जो एक प्रूफ है ग्रेफाइट, वही सिर्फ विद्युत का चालक होता है, बाकी हीरा ये सब विद्युत का चालक नहीं होता है। तो अब चारों ऑप्शन में से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, चांदी। क्वेश्चन नंबर 23, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है। तो शुष्क सेल में है जो ऋण इलेक्ट्रोड किसका बना होता है, यानी कि कैथोड किसका बना होता है? तो कार्बन या ग्रेफाइट जब ऑप्शन में रहेगा तो उसका आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। वह ग्रेफाइट नहीं है तो इसका कार्बन आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24 में 1 जूल का मान होता है, यानी कि इसमें ऑप्शन दिया कि 1 जूल का मान कितने कैलोरी के बराबर होता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 0.24 कैलोरी के बराबर होता है 1 जूल का मान। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है। जो हम लोग विद्युत बल्ब जलाते हैं, जो रेड कलर का जलता है, उसका फिलामेंट है जो किस धातु का बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है? तो रियोस्टेट का उद्देश्य है धारा का परिणाम में वृद्धि या कमी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। रियोस्टेट का मान क्या है? धारा का परिणाम में वृद्धि या। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला में दिया हुआ है वोल्ट, तो वोल्ट तो होता है उसका विभवांतर का एसआई मात्रक। बी में है ओम, तो ओम होता है, ओम किसका मात्रक होता है? प्रतिरोध का। सी में है जूल, तो जूल किसका मात्रक होता है? कार्य और ऊर्जा का। ऑप्शन डी में है कूलम, तो कूलम होता है जो आवेश का एसआई मात्रक होता है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कूलम। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 में एक समीकरण दिया हुआ है, और पूछ रहा है कि उपयुक्त अभिक्रिया निम्नलिखित में से किस प्रकार की है। तो ये जो अभिक्रिया है वो कैसी अभिक्रिया है? तो द्विविस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है, अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान क्या होना चाहिए? तो अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होता है जो 5.6 से कम होता है। 5.6 या 5.5 भी रहेगा तो उससे कम होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 5.6 से कम होता है। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि NaHCO3 यौगिक का प्रचलित नाम निम्नलिखित में से कौन है? NaHCO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका प्रचलित नाम पूछ रहा है। तो इसका प्रचलित नाम होता है बेकिंग सोडा या खाने का सोडा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बेकिंग सोडा। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है, अपच का उपचार करने के लिए इनमें से किस औषधि का उपयोग किया जाता है? तो अपच का उपचार करने के लिए एंटासिड का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 32 में है कि चींटी के डंक एक अम्ल छोड़ जाते हैं जिनके कारण जलन एवं दर्द का अनुभव होता है, यह अम्ल निम्नलिखित में से कौन है? यानी कि
डायरेक्टली इसमें इनडायरेक्टली कह रहा है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो चींटी के डंक में मिथुनोइक अम्ल पाया जाता है, जिसका प्रचलित नाम क्या है, तो फॉर्मिक अम्ल है इसका प्रचलित नाम। तो फॉर्मिक अम्ल या मेथोनोइक अम्ल इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मिथुनोइक अम्ल, सॉरी इसमें फॉर्मिक एसिड नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मिथुनोइक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 33, ऑक्जेलिक अम्ल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है। तो ऑक्जेलिक अम्ल है जो टमाटर में पाया जाता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, कह रहा है CaSO4 × ½ निम्नलिखित में से किस यौगिक का रासायनिक सूत्र है। तो ये जो CaSO4 × ½ है किसका रासायनिक सूत्र है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 35, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण धर्म निम्नलिखित में से किसके आवर्त फलन होते हैं। तो आधुनिक आवर्त नियम यानी कि आधुनिक आवर्त नियम है जो किसके नियम पे आधारित है, तो मोस्ले के। तो पूछ रहा है कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण धर्म होते हैं जो किसके आवर्त फल होते हैं, तो परमाणु संख्या, यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी किस पे आधारित है, तत्वों के परमाणु संख्या पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 36, कह रहा है नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने अवंध बनते हैं। तो नाइट्रोजन के 2 परमाणु है जो कैसा बॉन्ड बनाता है, त्रि बॉन्ड बनाता है, यानी कि त्रिअवंध। देखिए ऐसा कुछ इस प्रकार बना रहता है नाइट्रोजन का त्रिअवंध। यहाँ पे 2 नाइट्रोजन हो गया। नाइट्रोजन के परमाणु संख्या कितना होता है, 7। इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 5। देखिए इस प्रकार 2 नाइट्रोजन मिलकर बॉन्ड बनाते हैं, कुछ इस प्रकार बनाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी त्रिअवंध। क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। 37 में कह रहा है कार्बन के सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या निम्नलिखित में से क्या होती है। तो देख पहले हम लोग कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो कार्बन की जो परमाणु संख्या होती है वो कितनी होती है, 6। तो ये क्या पूछ रहा है कि इसमें बाहरी कोश यानी बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। तो प्रथम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2। तो 2 पहला कक्षा में हो गया, तो बाकी कितना बचा, 4, यानी कि बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा कार्बन के, तो 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 38, जंगरोधी स्टील क्या है। तो जंगरोधी स्टील है जो मिश्र धातु है। तो इसमें क्या क्या मिला रहता है, तो इसमें लोहा, क्रोमियम, निकेल और कुछ और पदार्थ थोड़ा बहुत मिले रहते हैं। इसमें से जिसका मेन जो पदार्थ होता है जंगरोधी स्टील का, वो लोहा, क्रोमियम और निकेल ही होता है। और यह क्या है, तो यह एक मिश्र धातु है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, समान आणविक सूत्र लेकिन भिन्न भिन्न संरचनाओं वाले यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं। तो ये संरचनात्मक समावयव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, संरचनात्मक समावयव। क्वेश्चन नंबर 40, मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में से किसके आवर्त फलन होते हैं। तो मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के जो गुणधर्म होते हैं उसके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी के नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म किसके आवर्त फलन होते हैं, परमाणु संख्या के। आधुनिक आवर्त सारणी या मोस्ले के आवर्त सारणी के नियम के अनुसार, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है मेंडलीव के, तो मेंडलीव के अनुसार होता है परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 41, आधुनिक आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभ निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में उदर्ग स्तंभ जो ऐसे खड़ा रहते हैं उसको क्या कहलाते हैं, वो समूह कहलाते हैं या वर्ग कहलाते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। और जो ये क्षैतिज रहता है उसको क्या कहते हैं, उसको आवर्त कहा जाता है। और जो ऐसे खड़ा हॉरिजॉन्टल रहता है, वर्टिकल रहता है, जो खड़ा रहता है उसको समूह या वर्ग कहा जाता है। तो यहाँ उदर्ग खड़ा यानी कि जो खड़ा रहता है उसको समूह या वर्ग कहा जाता है। तो यहाँ पे समूह दिया ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, अम्लराज में सांद्र एवं एसियल, देखिए अम्लराज में सांद्र एसियल, यहाँ पे एवं नहीं होगा, सांद्र एसियल और सांद्र HNO3 का अनुपात कितना होता है। तो अम्लराज में HCl और HNO3 का अनुपात होता है जो 3:1 होता है, यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड का 3 भाग और इसका नाइट्रिक एसिड का 1 भाग रहता है अम्लराज में। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, इनमें कौन अमीनो अम्ल के विखंडन से बनता है। तो अमीनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है, अमोनियम, सी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमोनियम NH3। क्वेश्चन नंबर 44, कह रहा है बुझा हुआ चूना है। तो बुझा हुआ चूना है
बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक इसका CaO किसका सूत्र है? तो बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र है CaO। और बुझा हुआ चूना का यहाँ पे पूछ रहा है तो हो जाएगा इसका आंसर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन नंबर 45 में कौन भस्म नहीं है? तो भस्म, इनमें से कौन भस्म नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी NaCl, सोडियम क्लोराइड है जो ये भस्म नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46, जस्ता का अयस्क है। तो जस्ता का अयस्क क्या है? यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया है सिनेवार, बी में जिंक प्लेट, सी में एपॉक्साइड और डी में दिया है सोडियम क्लोराइड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिंक प्लेट। जस्ता यानी कि जिंक, तो जिंक का अयस्क क्या होता है? जिंक ब्लेंड। क्वेश्चन नंबर 47, सिलिकॉन है एक। तो यहाँ पे मतलब कि सिलिकॉन क्या है? धातु है, अधातु है, उपधातु है, मिश्र धातु है। तो सिलिकॉन है जो उपधातु है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपधातु। क्वेश्चन नंबर 48, एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? तो अल्कोहल में जो कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाइट्रोजन है जो अल्कोहल में उपस्थित नहीं होता है। कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ये सब उपस्थित होता है, नाइट्रोजन उपस्थित नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 49, करा मेथनोइक अम्ल का सम्मान नाम है। मेथनोइक अम्ल अभी इससे पहले बताए थे कि चींटी के डंक में क्या पाया जाता है, कौन सा अम्ल? तो मेथनोइक अम्ल। और इसका सम्मान नाम क्या है? तो फॉर्मिक अम्ल, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, सोना की परमाणु संख्या है, कि सोना की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो 79। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में 79 है, तो सोना की परमाणु संख्या कितनी है? 79, यानी कि 79। क्वेश्चन नंबर 51, निम्न में कौन ऑक्सीजन की क्रिया नहीं है? तो ऑक्सीजन की क्रिया कौन नहीं? तो अपक्षेपण, यानी कि किस क्रिया में जो है ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है? तो दहन में भी पड़ती है, श्वसन में भी पड़ती है, भोजन के पचने में पड़ती है। अपक्षेपण जो अभिक्रिया उसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अपक्षेपण। क्वेश्चन नंबर 52, सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसेटिक एसिड, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर निम्न में कौन कार्बन के अपरूप हैं? यहाँ पे ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए में ग्रेफाइट, बी में हीरा, सी में फ्लोरीन, डी में इनमें सही। तो ये जो तीनों है वो कार्बन का अपरूप है, ग्रेफाइट भी, हीरा भी और फ्लोरीन भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 54, एक अणुसूत्र परंतु भिन्न भिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। तो एक अणुसूत्र और भिन्न भिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं समावयवी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो इसमें कौन 4 ऑप्शन है? लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा, कोयला। तो इसमें जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण कौन नहीं? तो कोयला, नाभिकीय ऊर्जा। कोयला तो जैव मात्रा स्रोत का उदाहरण है ही, नाभिकीय ऊर्जा है जो जैव मात्रा स्रोत का उदाहरण नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, नाभिकीय ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 56, अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? तो अमीबा में जो जनन होता है वो विखंडन विधि द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विखंडन। क्वेश्चन नंबर 57 में है, छोटी आंत में पाए जाने वाले रसांकुर, यहाँ पे रसांकुर होगा, शशांकुर दिया, रसांकुर का क्या कार्य है? तो छोटी आंत में जो रसांकुर पाया जाता है उसका कार्य होता है अवशोषण करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 58 का है, क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ होती है? तो क्रेब्स चक्र की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, पादप में अनोक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद है, यानी कि पौधों में अनोक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो पौधों में अनोक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है इथाइल अल्कोहल, और जंतु में क्या होता है? लैक्टिक एसिड। यहाँ पे पादप में पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इथाइल अल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 60, पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो पौधे में जल का परिवहन होता है जाइलम के द्वारा, और भोजन का परिवहन होता है फ्लोएम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 61, खुला परिवहन तंत्र किसमें पाया जाता है? तो खुला परिवहन तंत्र इसमें ऑप्शन के अनुसार किसमें पाया जाएगा? तो तितली में, और कॉकरोच में भी, यानी कि तलचट्टा में भी खुला परिवहन तंत्र ही पाया जाता है। यहाँ पे तितली ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 62, इनमें कौन पादप उत्सर्जी पदार्थ नहीं है, यानी कि इनमें से कौन है जो पादप के द्वारा उत्सर्जन नहीं किया जाता है। तो स्टार्च है जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे अपना खाद्य पदार्थ बनाते हैं, ये उत्सर्जी पदार्थ नहीं है। बाकी ये जो टैनिन, रेजिन, लेटेक्स, ये सब है जो पौधे के द्वारा उत्सर्जन किया जाता है, ये है सब सारे हैं जो उत्सर्जी पदार्थ हैं, और स्टार्च है जो उत्सर्जी पदार्थ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 63, इनमें कौन अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो इनमें कौन अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो अकृत है जो अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 64, इनमें कौन फल पकाने में प्रयुक्त होता है। तो एथिलीन है जो फल पकाने में प्रयुक्त किया जाता है। ऑक्सीजन, जिबरेलिन, साइटोकाइन, ये सब वृद्धि ये सब में कार्य करता है। एथिलीन है जो फल पकाने में प्रयुक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 65, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, इष्ट में अलैंगिक जनन की कौन सी विधि होती है। तो इष्ट में अलैंगिक जनन किस प्रकार से होता है, तो मुकुलन, यानी कि अलैंगिक जनन की मुकुलन विधि द्वारा इष्ट में जनन होता है। क्वेश्चन नंबर 67, मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है। तो मानव में निषेचन की क्रिया फैलोपियन ट्यूब में होता है, यानी कि फैलोपियन नलिका में। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, आनुवंशिकता के पिता कौन कहे जाते हैं। तो आनुवंशिकता के पिता किसको कहा जाता है, मेंडल को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 69, जीवमंडल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है। तो जीवमंडल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है, सूर्य। सूर्य ही ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, जिससे सूर्य के प्रकाश से हम लोगों को ऊर्जा मिलता है, और सभी जितना भी पृथ्वी पे जीव जंतु पेड़ पौधे हैं सभी को सूर्य से ही ऊर्जा मिलता है। तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन हो गया, सूर्य। क्वेश्चन नंबर 70, जातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो जातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक है जो डार्विन का पुस्तक है, यानी कि डार्विन ने लिखा है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन संवहन उत्तक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्लोएम और जाइलम दोनों है जो कैसे उत्तक है, संवहन उत्तक। क्वेश्चन नंबर 72, प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है। तो प्रोटोजोआ है जो विसरण के द्वारा अपने अंदर से उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन करता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है, यकृत। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 में देखिए क्या है, शरीर का संतुलन बनाए रखता है, यानी कि यहाँ पे 4 ऑप्शन देखिए है, यहाँ पे मस्तिष्क के 4 भाग दिया हुआ है। ऑप्शन ए में सेरिबेलम, बी में क्रेनियन, सी में मस्तिष्क स्टेम और डी में है सेरिब्रम। तो इसमें शरीर का संतुलन मस्तिष्क के कौन सा भाग बनाए रखता है, तो सेरिबेलम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, सेरिबेलम। क्वेश्चन नंबर 75 में है, किशोरा अवस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, यानी कि टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजेन दोनों है जो किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन का कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 76, मानव हृदय के कितने कोष्ठ होते हैं। तो मानव हृदय के कितने कोष्ठ होते हैं, 4 कोष्ठ, 2 निलय और 2 अलिंद। यहाँ पे इस क्वेश्चन में 77 में है, रक्त क्या है। तो रक्त है जो एक तरल संयोजी उत्तक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तक। क्वेश्चन नंबर 78, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया। तो जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया है, तो जोहानसन ने। कब प्रस्तुत किया था, तो 1909 ईस्वी में, 1909 ईस्वी, यानी कि जीन शब्द को सबसे पहली बार कौन बोला, तो जोहानसन। कब, तो 1909 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 79, नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 23। ऑप्शन बी, यानी 23 सिर्फ नहीं होगा, यहाँ पे 23 जोड़े ना, 23 जोड़े, सिर्फ जोड़ा में नहीं पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 46। नर हो या मादा हो दोनों में 23 जोड़े पाए जाते हैं गुणसूत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 23। क्वेश्चन नंबर 80, ओजोन परत पाई जाती है। तो ओजोन परत स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि समताप मंडल में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्ट्रेटोस्फियर में। तो फ्रेंड्स ये था आज का लास्ट प्रश्न, 80 क्वेश्चन का था, तो इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए
आप लोग अच्छे से, आशा करती हूँ कि अच्छे से ध्यान से देखे होंगे और आप लोगों को याद हो गया होगा। फ्रेंड्स, आप लोग अगर खुद से बना रहे थे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि कितना आप लोग सही कर पाए हैं। तो देखने के लिए थैंक यू।